हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार। आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस और इस बुक का सेकंड जो बुक है उसका पार्ट है और इसमें भी फर्स्ट लेसन है। फर्स्ट लेसन में प्लेटो और प्लेटो के ये हम पढ़ रहे हैं। आज अलग अलग पार्ट हैं क्योंकि बड़ा लेसन है तो हम अच्छे से शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, तो ये नेक्स्ट पार्ट है। अब आज हम देख रहे हैं प्लेटो का साम्यवाद। एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो का साम्यवाद का मतलब क्या है साम्यवाद, प्लेटो का साम्यवाद क्या है वो हमें जानना है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो ने साम्यवाद को दो अलग तरह से यानी दो प्रकार से बांटा है। हम दो तरह से इनको समझेंगे। एक तरफ तो है संपत्ति विषयक साम्यवाद, दूसरा है परिवार विषयक साम्यवाद। तो ये समझने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इससे पहले वाला जो जस्ट पार्ट है वो जरूर समझें, क्योंकि उसी पर डिपेंड है और उसी से आपको ये वाला लेसन है वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं, अगर आपने वो पिछले वाला देख लिया वीडियो, तो इसमें जैसे आपको पहले ही बताया था प्लेटो की जो शिक्षा सिद्धांत था, शिक्षा पद्धति थी, उसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट के जो समय होते हैं, जो कह सकते हैं कि 6 से 20 वर्ष तक वह उसकी प्रारंभिक शिक्षा होती है जिसमें संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाती है। फिर उसमें यह था कि अगर कोई उस शिक्षा में असफल हो रहा है तो वो उत्पादक वर्ग, व्यापारिक वर्ग वगैरह उस श्रेणी या उस वर्ग को अपनाएगा, वो काम करेगा। और जो उत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है ना, 6 से 20 वर्ष की इस अवस्था में वह उस इम्तिहान में जब आगे उत्तीर्ण हो जाता है तो नेक्स्ट वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उच्च शिक्षा के अंदर ये ध्यान रखना है कि ज्यामिति, गणित, ज्योतिष और ये जो इस तरह की जो महत्वपूर्ण जो हैं सब्जेक्ट उस पर फोकस किया गया है। और ज़्यादातर ये जो उच्च शिक्षा है उसमें दर्शन शास्त्र का प्रारंभिक चरण होता है जहाँ से इसके बारे में सिखाया जाता है। फिर यहाँ पे भी ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ से उत्तीर्ण हो जाने के बाद आगे 10 वर्ष आगे आपको ध्यान रखना है। जैसे ये स्टार्टिंग जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह 6 से 20 वर्ष होती है। इसके बाद उच्च शिक्षा होती है वह होती है 20 से 30 वर्ष। इसके उपरांत जो 5 वर्ष और होती है यानी 30 से 35, उसमें उसको दर्शन शास्त्र की पूरी शिक्षा दी जाती है। और साथ ही साथ अब इसमें जो इस एग्ज़ाम में यानी इस इम्तिहान में भी पास हो जाता है उसको लास्ट के 15 वर्ष यानी 35 से 50 तक 15 वर्ष है वो व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है। और इस तरह से एक दार्शनिक राज्य और एक दार्शनिक वर्ग के उद्भव के विकास के तौर पे ये शिक्षा है वो कार्य मतलब प्रयास करती है। तो अब जैसे मैंने ये बताया था इसका रिलेटिव या संबंध इस वाले टॉपिक से अब कैसे है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्लेटो ने कहा था कि जो व्यक्ति में जो गुण होते हैं, ठीक है ना, इन्हीं गुणों के कारण वो अपने वर्ग होता है। जैसे सबसे पहले मैंने बताया था कि बुद्धि, शौर्य और तृष्णा, ठीक है ना। तो इन तीनों गुणों के कारण व्यक्ति में किसी में कम ज़्यादा होता है, कोई बुद्धिशाली ज़्यादा होगा, कोई लालच वगैरह ज़्यादा रखता है, कोई शौर्य वगैरह हो, तो ये अलग अलग होता है। अब इसमें ध्यान रखना है कि बुद्धि, शौर्य और तृष्णा इन्हीं से अलग अलग वर्ग बनते हैं। क्या बनते हैं? जैसे बुद्धि से हम मान ले दार्शनिक शासक वर्ग उस श्रेणी के होंगे, और शौर्य यानी जो सैनिक वर्ग देश की सेवा को लेकर समर्पित, उनके अंदर ये गुण ज़्यादा पाया जाता है। और जो व्यापारिक वर्ग होते हैं, व्यापार करते हैं, उत्पादक वर्ग हैं, उसमें ये तृष्णा का गुण पाया जाता है। तो अब ये तो हमने समझ लिया। तो इस तरह से मैंने अभी आपको जो बताया है, जैसे पहले बताया था कि प्लेटो की जो शिक्षा सिद्धांत है ना, जो शिक्षा सिद्धांत है उसमें मैंने उसके गुण और आलोचना भी बताई थी। तो उस आलोचना में ये था कि प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है यानी शिक्षा है, प्लेटो की शिक्षा वो सभी के लिए बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रारंभिक चरण में शिक्षा में असफल हो जाता है उसे उस शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। तो इस तरह से ये इनमें एक विभेद किया गया है, क्योंकि प्लेटो एक आदर्श राज्य की नींव रखना चाहता था। तो अब ये किस तरह से इससे रिलेटेड है वो हम यहाँ पे अभी देखेंगे। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि प्लेटो ने आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए दो बातें बताई थी। पहली थी कि राज्य द्वारा नियंत्रित सुनिजी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। ये ऐसा इसने क्यों कहा? क्योंकि प्लेटो के समय एथेंस और स्पार्टा जो राज्य थे वहाँ पर, जैसे स्पार्टा की बात करें, ठीक है ना, तो ये एथेंस और स्पार्टा में क्या था कि एक जगह तो शिक्षा है वो राज्य के हाथ में थी, दूसरी जगह
परिवार के हाथों में थी। तो इस तरह से शिक्षा का एक ही मतलब मजबूत पक्ष ये होता है कि शिक्षा व्यवस्था है वो राज्य के द्वारा केंद्रित और लागू होनी चाहिए, तभी वो सफल होती है। तो अब यहाँ पे यही है कि दूसरा है साम्यवादी सिद्धांत। अब यहाँ पे हम बात करें, साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो जाता है, सुविधा रक्षक को भेड़िया बना सकती है। ये एक कहावत है जो इसमें कही गई है। कहने का मतलब है कि प्लेटो अपने इस बातों में एक ऐसे राज्य की नींव रखना चाहता है जो आदर्श राज्य हो। तो इस तरह से उसने कहा कि मान लीजिए कि उस शिक्षा के साथ, मान लीजिए जैसे किसी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की, अब उस शिक्षा प्राप्त की वो हो गए दार्शनिक वर्ग, दार्शनिक या शासक वर्ग, और जो असफल हुए थे वो हो गए सैनिक वर्ग में। और एक और चरण था जिसके तहत उत्पादक वर्ग बनता है, ठीक है। तो ये वर्ग बन गई। अब इन्हीं में डिवाइडेशन किया गया है इन दोनों का। अब कैसे किया गया है वो हमें जानना है, ठीक है। तो देखिए इसमें ये कहा गया है कि जो, यानी जैसे इसकी बात मान लें, क्योंकि यहाँ पर ये जो दो प्रमुख है ना, ये दो प्रमुख, इन दो प्रमुख को हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर तो ये अभिभावक है, अभिभावक वर्ग। तो इसमें क्या किया गया है, उन्होंने कहा कि भाई देखो राजा हो, क्या हो, एक राजा हो, तो राजा को लोभ लालच नहीं रखना है। कहने का मेरा मीन्स ये है कि शासक या सैनिक, इसका काम क्या होता है, देश को चलाना, राज्य को चलाना। तो इसलिए उसको अपनी पर्सनल व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। अगर वह लोभ लालच में आ गया तो पूरी ईमानदारी के साथ सैनिक यानी देश की सेवा और राजा अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता है। और दूसरी बात करें कि इनको संपत्ति रखने का मना किया गया है, क्योंकि संपत्ति नहीं रखेंगे ये सार्वजनिक संपत्ति होगी, और इस तरह से अगर इनके मन में संपत्ति का लालच आ गया तो इनका जो कर्तव्य है राजा या दार्शनिक वर्ग का देश के प्रति वो पूरा नहीं कर पाएंगे और लोभ लालच की ओर उन्मुक्त हो जाएंगे। सैनिक वर्ग अगर पैसों का लालच आ जाए तो ये अपने कर्तव्य को सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया ये, यानी इसमें ये कहा गया है कि जो अभिभावक वर्ग है ना, इनको संपत्ति नहीं रखना है, ऐसा प्लेटो कहता है। दूसरा, परिवार की जब हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो शासक हैं और सैनिक वर्ग हैं उनका कोई परिवार नहीं होगा, कोई बीवी बच्चे इनके नहीं होंगे, ये सामूहिक सहवास करेंगे। मतलब ये बता रहा हूँ कि इसमें कहा है कि जो सैनिक होते हैं उनकी कोई पत्नी नहीं होगी, ठीक है ना। यानी मतलब ये कह सकते हैं कि ये एक प्लेटो के समय यानी उस समय की बात है, तो इसको ऐसे समझना है कि कैसे समझाए, देखो समझ लीजिए, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, आपके एग्जाम में ये आएगा तो इसको आपको जानना अति आवश्यक होता है। तो इसमें ये कहा कि जो देश की सेवा में लगे हुए हैं इनके लिए कोई परिवार नहीं होगा, क्योंकि परिवार आ गया, मोह आ गया तो ये काम नहीं कर पाएंगे। तो इनकी कोई पत्नी नहीं होंगी और राज्य के अंतर्गत जो महिलाएं हैं उनसे सभी व्यक्ति संपर्क रख सकते हैं, संबंध रख सकते हैं, लेकिन उनका कोई परिवार नहीं होगा। और इस तरह से जब किसी की कोई ऑफिशियली वाइफ नहीं होगी तो उनसे उत्पन्न संतान में भी ये कन्फ्यूजन होगा कि कौन सी किसकी बच्चे हो सकते हैं। यानी यहाँ पे सामूहिक एक परिवार की और एक पत्नी व्यवस्था की मांग की गई है। तो इसमें ये किया गया है ताकि उन सैनिक और दार्शनिक वर्ग का मोह माया और परिवार में न बंधे और एक अच्छे देश की रक्षा के तौर पे वे कार्य कर सके, ठीक है। ये यहाँ पे बात आपको ध्यान रखनी है। तो जैसा कि आप ये तो समझ गए होंगे अच्छे से क्लियरली कि प्लेटो का साम्यवाद। अब देखो, अब ये जो उस समय की बात कही ना, आज के समय सोचिए, आज के समय कोई संपत्ति रखना पसंद करता है या नहीं करता, सब करते हैं। यानी ये जो प्लेटो के आदर्श राज्य के तौर पे उन्हें साम्यवाद सिद्धांत दिया वो आज के समय मेल बिल्कुल नहीं खाता है, बिल्कुल नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर व्यक्ति संपत्ति नहीं रखेगा तो उसका आगे का उद्देश्य ही क्या, मतलब यानी वो सामाजिक भलाई का कार्य नहीं कर पाएंगे। और परिवार संपत्ति वगैरह ऐसा मोह माया, यानी प्लेटो, देखो एक सिंपल चीज़ ध्यान रखना कि प्लेटो ऐसा क्यों चाहता था। प्लेटो ये इसलिए चाहता था कि अगर व्यक्ति पैसों के लालच में पड़ गया
तो सही से देश की रक्षा और एक दार्शनिक शासक वर्ग नहीं बन पाएगा। और सैनिक है वो लोभ लालच में आ गया तो देश की गद्दारी कर सकता है, वो अपना कर्तव्य सही नहीं कर पाएगा। और परिवार वगैरह होगा उसका तो वो देश के लिए मर मिटने को तैयार नहीं होगा, पीछे उसका परिवार ऐसा वो सोचेगा। तो इसलिए प्लेटो ने कहा कि जो अभिभावक वर्ग हैं उनके न तो संपत्ति रखने का अधिकार होगा और न ही परिवार जैसा कोई विषय होगा जो वो अपने साथ लेकर चले। मेरा ये मानना है कि आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आई होगी, क्योंकि डायरेक्टली मैंने आपको एक सीधा अनुवाद के तौर पे ही समझा दिया है। तो अब जैसे कि प्लेटो ने जब ये जो व्यवस्थाएं रखी अपने आदर्श राज्य में, ये जब बात करी गई, तो इसके बाद इसके जो शिष्य थे उसमें अरस्तु का नाम पहले आता है। उसने प्लेटो के इस साम्यवाद की किस तरह से आलोचना की है वो हम यहाँ पे देखेंगे अभी। तो उससे पहले एक थोड़ा सा पॉइंट है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि प्लेटो का साम्यवादी जो ये सिद्धांत है, साम्यवाद जो विषयक सिद्धांत है, इसकी विशेषता क्या है, यानी किस तरह से ये विद्या। तो एक तो है इसका मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार यानी मानसिकता सही करने के लिए उनसे संपत्ति से दूर रखा उनको, ताकि वो एक आदर्श राज्य, एक आदर्श व्यवस्था बना सके। तो यानी साइकोलॉजी तौर पे उनको ये एक सिद्धांत अपनाने का उन्होंने प्रयास करवाया। दूसरा हम बात करें तो दूसरा है दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार, क्योंकि दार्शनिक आधार का मतलब दार्शनिक राजा की जब हम बात करें, शिक्षा के द्वारा एक अच्छी दार्शनिक राजा, एक शासक वर्ग को बना रहे हैं, तो फिर ये व्यवस्था यहाँ पे लाए तो दार्शनिक वर्ग जो दार्शनिक जो बेस हम तैयार कर रहे हैं वो खराब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक। जब हम बात करें राजनीतिक और व्यवहारिक आधार, तो ये तो तीन मोटे मोटे हम कहें कि इन्हीं आधार पर प्लेटो ने इस संपत्ति विषयक सिद्धांत की कह सकते हैं पहल की और अपने इस आदर्श राज्य में इस बात पर जोर भी दिया था। ठीक है, तो अब ये दोनों को मैंने सामूहिक समझाया है। अब अरस्तु ने, आप ध्यान रखना कि अरस्तु ने प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत में जो ये संपत्ति विषयक सिद्धांत है इसके बारे में अरस्तु ने क्या आलोचनाएं की, हम वो देख रहे हैं। तो आलोचना में आपको ध्यान रखना है कि धारणा मानवीय इसमें ये कहा गया प्लेटो ने, मतलब अरस्तु ने, कि ये धारणा मानवीय प्रकृति के मूल प्रवृत्तियों की अवहेलना करती है, क्योंकि प्रत्येक मानव में निजी संपत्ति रखने और उसे वृद्धि करने का अधिकार है। हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरे पास संपत्ति और वो बढ़े। ठीक है, तो ये हर व्यक्ति की स्वाभाविक नेचुरल प्रकृति होती है, नेचुरल उसकी थिंग्स होती है। इसमें समाज की प्रगति होती है और पैसे होंगे तो धीरे धीरे विकास भी होगा, वो पैसे लगाएंगे कहीं ना कहीं समाज सेवा में करेंगे, यानी समाज की उन्नति होती है। किंतु साम्यवाद, प्लेटो के साम्यवाद में निजी संपत्ति नहीं होने के कारण व्यक्ति में पुरुषार्थ अर्थ जो है, चौथा अर्थ है, वो सही से सफल रूप में नहीं हो पाएगा, कामना और उसकी व्यवस्था नहीं होगी, पुरुषार्थ सही रूप में काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा हम बात करें कि संपत्ति होती है लोगों के पास तभी तो वो परोपकार और उदारता जैसे कार्य करते हैं, लेकिन जब व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं होगी, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी, तो भलाई के या सामाजिक कार्य नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसी तरह से, तो ध्यान रखना है कि साम्यवाद जीवन के सामान्य अनुभव के विरुद्ध है। ये जो पूरी तरह से बात कही है, अरस्तु कहता है कि इनका ये सिद्धांत अगर संपत्ति नहीं रखना, ये तो हम मान ही नहीं सकते, यानी बिल्कुल अब की वर्तमान धारा के बिल्कुल विपरीत सिद्धांत दिया है। परिवार विषयक सिद्धांत के बारे में अरस्तु क्या कहता है, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि परिवार विषयक जो सिद्धांत है वो किस आधार पे प्लेटो ने दिए, किस आधार पे प्लेटो ने दिए। पहला तो ये दिया कि जो अभिभावक वर्ग है उनको मोह माया से दूर रखना था। क्या करना था? दूर रखना था, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन आपको कर दिया है, समझ रहे हैं ना, पहले ही बता दिया है कि जो देश की सेवा में और देश को चलाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए परिवार रखने की बुरी तरह से मनाही कर दी गई, क्योंकि वह इस तरह से वो एक पक्षपात रवैया अपना सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से मना किया था। आप सामूहिक सहवास करिए, सामूहिक रूप में आपकी इच्छा है जो वो पूर्ण हो पाएगी, लेकिन आप परिवार नहीं रखेंगे। दूसरा,
राज्य में एकता स्थापित करने के लिए। यानी अगर किसी परिवार, राज्य, सेना के व्यक्ति के जब परिवार होगा किसी सेना का या व्यक्ति का, तो वो कहेगा ये मेरा परिवार, वो मेरा परिवार, ऐसे करके सब अपने परिवार की बात करेंगी, तो ये एकजुटता नहीं होती है। लेकिन अब जो मान लें कि मेरा पुत्र इनमें से कोई भी हो सकता है, यानी सामूहिक रूप में जब हो तो वह व्यक्ति व जो राज्य हैं वह उस सामूहिक रूप में एकजुट होकर काम करेगा। यानी देश की एकता को लेकर, राज्य की एकता को लेकर भी ये प्लेटो ने इस सिद्धांत को सामने रखा था। नारियों की मुक्ति पे ध्यान दिया गया। और चौथा जो पॉइंट है वो ध्यान रखना, श्रेष्ठ यानी इनके द्वारा ये कहा गया कि जो उत्पादक या जो कह सकते हैं जो दार्शनिक और शासक वर्ग है, ये सामूहिक रूप में सहवास करेंगे तो उनसे उत्पन्न संतान भी श्रेष्ठ होगी, क्योंकि दार्शनिक जो वर्ग होते हैं वह सबसे उच्च श्रेणी के माने गए प्लेटो के राज्य में। तो इस तरह से इससे उत्पन्न जो संतान है वो श्रेष्ठ होगी, और इस तरह से ये आधार रखा गया कि उनकी श्रेष्ठ जो संतान है वो आगे राज्य में सहायक होगी। लेकिन अरस्तु ने इनकी आलोचना कैसे की है तो ध्यान रखना है। अरस्तु ने कहा कि प्लेटो अपने परिवार विषयक साम्यवाद की योजना के अंतर्गत स्त्री पुरुषों के आधारभूत अंतर को दृष्टि में नहीं रखता है। प्लेटो स्त्री और पुरुष में लिंग भेद के अतिरिक्त और कोई अंतर नहीं पाता है। एक दृष्टांत में अगर हम देखें तो कुत्तिया भी कुत्ते की भांति अच्छी पहरेदार हो सकती है, परंतु उसका दृष्टांत दुर्बल प्रतीत होता है, जैसा कि बार्कर ने कहा है। बार्कर ने कहा कि स्त्री की प्रकृति में लिंग एकमात्र तथ्य नहीं है जिसमें ही वह पुरुष से भिन्न हो, अपितु वह उसके समस्त जीवन को प्रभावित कर सकती है। प्लेटो ने क्या किया, एक जेंडर के आधार पर उनको अलग कर दिया गया। जहाँ पे उनकी शिक्षा को लेकर तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन उनको इस तरह से एक बराबर हक नहीं दिया है आगे बढ़ने का। इस तरह की पारिवारिक व्यवस्था में उनको एक पारिवारिक मशीन के तौर पे माना है। नेक्स्ट हम बात करें तो दूसरा ये कहता है कि स्त्री पुरुष के अस्थायी संबंध की योजना प्रस्तावित करना प्लेटो पति पत्नी के संबंधों की परिवर्तनता को भुला देता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, प्लेटो ने क्या कहा था कि कोई भी जो दार्शनिक वर्ग हैं, जो शासक है, वो संपत्ति मतलब परिवार ये पत्नी वगैरह नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि वह सहवास करेगा राज्य में किसी भी मनसाई स्त्री के साथ, लेकिन वह किसी को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। तो इस तरह से आजकल की जो धारणा है पति पत्नी के बीच जो पवित्रता की, वो इस तरह की व्यवस्था में धूलमिल हो जाती है। जो नेचुरल जो प्रकृति का नियम है वही खराब हो जाता है। ये इस तरह का आलोचना यहाँ पे करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे प्लेटो का साम्यवाद, उनके पक्ष, यानी किस तरह से उन्होंने ये किस रूप में ये बात की, क्यों प्लेटो ये चाहता था, और अरस्तु ने बहुत अलग अलग तरीके से इनकी आलोचना के पॉइंट भी रखे हैं। और एंडिंग में पॉइंट में क्या है, जो वस्तु सबकी है उसकी परवाह करना कोई भी अपना उत्तरदायित्व नहीं समझता है। प्लेटो की व्यवस्था में बच्चे सबके समझे जाएंगे तो इसका पालन पोषण वैसे दुला समानता मान, यानी एक जैसे हम बात कर रहे थे कि जो शासक वर्ग हैं, जो दार्शनिक वर्ग हैं, वह परिवार पत्नी नहीं रखेगा क्योंकि वह सभी के साथ सामूहिक रूप में सहवास करेगा, तो उत्पन्न संतान है वो जान नहीं पाएगा, तो सबकी सेवा करेगा। लेकिन अगर देखें तो एक विद्यालय में एक साथ सभी पढ़ रहे हैं तो वो सभी के साथ तो समान तरह का व्यवहार दुलार वगैरह होता है। लेकिन अगर किसी शिक्षक को एक बच्चा गोद दिया जाए तो वो कितना बढ़िया तरीके से उसका लालन पालन एजुकेशन वगैरह करेगा कि नहीं करेगा। तो यही फर्क यहाँ पे होता है, सामूहिक रूप में उसका विकास करना और एक व्यक्तिगत रूप में उसको दुलार करना। यानी एक परिवार व्यक्ति के पास खुद का बच्चा हो तो किस तरह से उसकी देखरेख कर सकता है। तो ये अगर ऐसा नहीं हो तो सामूहिक रूप में ये सबके साथ भेदभाव जरूर होता है। मतलब कहने का मतलब सही तरह से किसी व्यक्ति की योग्यता का विकास नहीं हो पाता है। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको ध्यान रखना कि नेक्स्ट वीडियो है वो एंडिंग होगा प्लेटो के इस फर्स्ट पार्ट का। तो उससे पहले हम ये बात करें कि आधुनिक जो व्यवस्था थी, जब हम ये बात करें कि प्लेटो के जो ये व्यवस्था है, तो इसमें वर्तमान में और पहले के समय क्या भेद है, अंतर। तो पहला लक्ष्य का भेद।
लक्ष्य अलग है, आज के समय का लक्ष्य अलग है। सभी अपना व्यक्तिगत उन्नति चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे राज्य उन्नति और सभी के सहायक को लेकर ध्यान में रखा गया था। दूसरा बात करें वर्गीय आधार पर भेद, प्लेटो ने वर्गीय आधार पर भेद किया गया था, क्योंकि यहाँ पे बताया था एक उत्पादक वर्ग होगा, एक सैनिक वर्ग होगा, एक दार्शनिक वर्ग होगा। लेकिन वर्तमान समय में ये इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि सभी की उन्नति, सभी का विकास होगा। फिर है आर्थिक ढांचे में भी भेद किया गया। वर्तमान आर्थिक ढांचा प्लेटो के आदर्श राज्य से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि प्लेटो पर व्यक्तिगत संपत्ति के पक्ष में नहीं था, जबकि आज के समय में व्यक्तिगत संपत्ति अति आवश्यक है। और उपभोग के आधार पर भी बात करें तो ये अंतर आ जाता है सामने। और परिवार साम्यवाद के तौर पे देखें तो भेद है, क्योंकि अब हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उनका परिवार हो, उनका लालन पालन करें, और एक सही रूप में किसी परिवार की उन्नति परिवार में ही संभव है, सामूहिक रूप में ऐसा विकास संभव नहीं हो पाता है। तो वर्तमान और प्लेटो के राज्य में ये परिवार विषयक सम्मान में भी भेद है। और बात करें आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के एकीकरण में, तो ये भेद यहाँ पे दिखते हैं। यानी अगर आपने समझा है तो ये प्लेटो से जुड़ा साम्यवाद का प्रश्न आप 100% अच्छे से सही से लिख पाओगे, अच्छे नंबर आ सकते हैं, अगर आपने ये साथ साथ में समझा है और नोट्स भी किया है। तो थैंक यू एंड हैव नाइस डे। दोबारा मिलेंगे बड़े अच्छे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक कुछ भी कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट बॉक्स करें, और कुछ फिर सही नहीं समझा आया है तो भी कमेंट बॉक्स करें, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और 12th वाले जो स्टूडेंट हैं ना, पॉलिटिकल वाले, जो जिनके 12th है पॉलिटिकल की और NCERT सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वे मेरा एक अलग चैनल है, उससे भी जुड़ सकते हैं, मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज, ताकि वहाँ पे 12th पॉलिटिकल और सामान्य जानकारी मिल सके। थैंक यू।